हेलो दोस्तों, आओ खैर तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है यूके पीसीएस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है दोस्तों। इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है? तो इसका एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो 14 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अब तो इसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है दोस्तों। इसका जो है वो एडमिट कार्ड भी आ चुका है। आपको अपने सेंटर्स पता हो गए होंगे कहाँ पे आपके सेंटर हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने तैयार किया है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जितने भी क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में इतिहास सेक्शन से पूछे गए हैं। इसमें प्राचीन भारत के इतिहास और मिडावल भारत के इतिहास को, इन सभी सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक ही वीडियो में आज हम समाप्त करेंगे। 2002 से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों आपको पता होगा जो PYQ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आप खुद देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो एटलीस्ट ये गलत ना हो कि अगर कोई पूछा हुआ क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया जाए तो वो आपसे गलत हो जाए। इसलिए बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा और डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम इसमें देखेंगे 2021 के प्रश्न। देखिए 2021 में सिर्फ एंशिएंट और मिडाइवल से दोस्तों 16 प्रश्न पूछे गए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है 16 प्रश्नों की। तो सिर्फ इन्हीं दो से ही जो है 16 प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सेकंड है वैशाली, थर्ड है मथुरा और फोर्थ है उज्जैन। देखिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो जैन परिषद है तो जैन परिषद जो है दोस्तों टोटल जो है वो 2 परिषद का आयोजन हुआ था। 2 परिषद का आयोजन जैन परिषद का हुआ है। पहला जो हुआ था दोस्तों वो पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो पहला जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये भी जिसके जो अध्यक्षता थी किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने। दोस्तों स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जो जैन परिषद है इसका आयोजन हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 310 BC के आसपास ये आयोजन किया गया था। और इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या थी कि यहाँ पे दोस्तों जो जैन धर्म के जो 12 अंग हैं, तो जैन धर्म के 12 जो अंग हैं, तो इन 12 अंगों का दोस्तों यहाँ पे संकलन किया गया था। इसका जो है वो संकलन किया गया था। और जो सेकंड जैन परिषद हुआ था ये हुआ था वल्लभी गुजरात में। ये दोस्तों वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी जो अध्यक्षता किया था दोस्तों वो क्षमा श्रमण, इसकी अध्यक्षता किया था क्षमा श्रमण, या इन्हीं का नाम है दोस्तों, या इन्हीं का नाम है देवधर्मिड़। इन्हीं का नाम है देवधर्मिड़। तो ये देवधर्मिड़ की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। ये कब हुआ था? तो ये 510 BC में हुआ था। 510 BC में ये हुआ था दोस्तों। और यहाँ पे जो 12 अंग और 12 उपांग होते हैं इन सभी का संकलन किया गया था। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इनको जो है जैन साहित्य कहा जाता है। इन सभी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जैन साहित्य कहा जाता है। एक बार दोस्तों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा जो जैन साहित्य है उसको जो है आगम के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था आगम का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा जैन साहित्य से है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने देखा कि यहाँ पे लिखा जैन परिषद का आयोजन, प्रथम जो जैन परिषद हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो हमने देखा पाटलिपुत्र में होता है। इसका सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था? तो कौन सी रचना है दोस्तों कौन सी ऐसी रचना है जो हर्षवर्धन ने उसकी रचना किया था? तो यहाँ पे दिया हुआ हर्षचरित, कादम्बरी, देवी चंद्रगुप्तम, प्रियदर्शिका। तो देखिए दोस्तों ये आपको पता होगा कि हर्षवर्धन का टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है 606 से लेकर 647 ईस्वी के बीच में है। और ये वर्धन वंश का राजा होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है हर्षवर्धन क्योंकि इसने क्या किया था दोस्तों? इसने राजधानी परिवर्तन किया था। ये राजधानी परिवर्तन किया था। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? पहले इसकी राजधानी दोस्तों थानेश्वर थी। ये थानेश्वर से राजधानी परिवर्तन करके कन्नौज लेकर के आता है दोस्तों। कन्नौज इतिहास में प्रसिद्ध है किसके लिए? त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिए थे? तो यहाँ पे जो है पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट, इन तीनों के मतलब जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो ये जो हर्षवर्धन था दोस्तों इसने टोटल 3 नाटकों की रचना किया था। इसने कितने नाटक की रचना किया था? तो इसने 3 नाटक की रचना किया था। और 3 नाटक कौन कौन से दोस्तों? तो पहला तो है इसमें प्रियदर्शिका है, सेकंड है रत्नावली और थर्ड है दोस्तों, जो थर्ड नाटक है उसका नाम है नागानंद।
देख लेते हैं ऑप्शन में इसमें से कोई मैच कर रहा है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन का नाटक है प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उनका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे दोस्तों ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनकी रचना है कादम्बरी। इन्होंने कादम्बरी की रचना की है और इन्हीं की ही रचना है हर्षचरित। हर्षचरित और कादम्बरी ये बाणभट्ट की रचना है और हर्षचरित के माध्यम से ही हमें हर्ष के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासिका रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो रुद्रमा देवी से कौन सा राजवंश संबंधित है? तो रुद्रमा देवी जो थी दोस्तों ये काकती राजवंश की शासिका थी। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है काकती राजवंश की शासिका थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, काकती राजवंश की शासिका थी। काकती राजवंश जो आज का तेलंगाना हो गया दोस्तों, आज का जो तेलंगाना हो गया और जो आंध्रा वाला एरिया है ये जो है काकती राजवंश के अंतर्गत आता था और इन्होंने 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक इन्होंने जो है शासन किया है दोस्तों। और इनकी जो शादी हुई थी, इनका जो विवाह हुआ था वो चालुक्य नरेश, ये ध्यान रखिएगा, इनका जो विवाह हुआ था वो चालुक्य नरेश वीरभद्र से इनका क्या हुआ था दोस्तों? विवाह हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी रानी रुद्रमा देवी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। लीलावती का लेखक भास्कर दिति था। तो जो लीलावती पुस्तक है इसका लेखक कौन है? भास्कर दिति हैं। तो ये क्या थे? ये चिकित्सक थे, गणितज्ञ थे, संगीतज्ञ थे या मूर्तिकार थे? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी सही जवाब। ये क्या थे? एक गणितज्ञ थे। भास्कर दिति क्या थे? ये गणितज्ञ थे। और ये जो भास्कर दिति थे दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी प्रमुख रचना है उसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। उसकी रचना का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। और इसी सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं। एक का भाग है लीलावती, एक इनके जो भाग है उसका नाम है लीलावती, दूसरे का नाम है बीजगणित, दोस्तों। और जो तीसरा है उसका नाम है ग्रह गणित, और दोस्तों जो चौथा है उसका नाम है गोला। और इसी में जो लीलावती है इसका जो है मुगल दरबार में, मुगल काल में क्या होता है? इसका फारसी में अनुवाद किया जाता है। इसका फारसी में अनुवाद कौन करता है? तो फैजी जो है ये इसका फारसी में अनुवाद करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसकी पुस्तक है? तो ये भास्कर दिति की पुस्तक है। भास्कर दिति क्या थे? तो ये गणितज्ञ थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि फर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो धार्मिक पुस्तक कौन सी है जिसमें कृषि फर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों उसका नाम है मिलिंद पन्हो। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, मिलिंद पन्हो में मिलता है। मिलिंद पन्हो जो है ये पाली भाषा में लिखित ग्रंथ है, दोस्तों। और ये जो मिलिंद पन्हो है दोस्तों इसमें जो यूनानी शासक है मिनांडर है और जो भारत के बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन दिति कनिष्क के दरबार में ये थे। तो जो नागसेन दिति थे इनके बीच का इसमें संवाद है दोस्तों। इसका जो है यहाँ पे संकलन किया गया है मिलिंद पन्हो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? देखिए जो शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था वो था 1:35। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। शक क्षत्रप काल सबको पता होगा, शक शासक रुद्र दामन के बारे में नाम हमने सुना होगा। ये शक क्षत्रप था दोस्तों। इसका एक प्रसिद्ध अभिलेख है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख या इसी को दोस्तों गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। ये कहाँ में है? तो ये गुजरात के गिरनार पर्वत पे दोस्तों। इसमें जो है इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये एक रुद्र दामन जो एक शासक था इसका है जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। गधैया था। तो ये गधैया क्या था? सिक्का था, भूमिकर था, व्यापार कर था, सैन्य अधिकारी था। दोस्तों जो गधैया था ये एक कॉइन थी, ये सिक्का था। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। गधैया जो था ये सिक्का था और ये 7वीं से 12वीं शताब्दी का ये सिक्का था दोस्तों। और ये इसकी जो प्राप्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे ये सिक्के पाए गए हैं दोस्तों। और इन सिक्कों पे जो है वो अग्निवेदिका का जो है वो अंकन मिलता है। इनके सिक्कों पे क्या है? अग्निवेदिका का अंकन मिलता है दोस्तों। गधैया क्या है? एक सिक्का है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि उदयनजिरल किस वंश से संबंधित था? दोस्तों ये जो उदयनजिरल था ये किस वंश से संबंधित था ये बताना है। तो यहाँ पे दिया है चेर वंश, पांड्य वंश, चोल वंश, सातवाहन वंश। दोस्तों ये जो उदयनजिरल था ये चेर वंश से संबंधित था। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, चेर वंश से संबंधित था। कहा जाता है कि ये चेर वंश का प्रथम शासक था और इसने जो उपाधि धारण किया था दोस्तों, इसकी उपाधि धारण किया था ये महाभोज
उदयन जीरक की उपाधि धारण किया था दोस्तों। और कहा जाता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, दोस्तों, उसमें जो है इसने वहाँ पे लोगों को भोजन कराया था, परंतु ऐसा कोई साक्ष्य मिलता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो पहली चीज तो ये जो एलोरा के कैलाश मंदिर है दोस्तों, इनकी अवस्थिति कहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो जिला है, औरंगाबाद जिले में एलोरा की पहाड़ी पे दोस्तों ये मंदिर जो है अवस्थित है। और दोस्तों ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये शिव को समर्पित मंदिर है, ये शिव को जो है वो समर्पित मंदिर है दोस्तों। इसके अलावा भी इस मंदिर में हमें ब्राह्मण हो गया, शैव हो गया और जैन गुहा मंदिरों का जो है निर्माण देखने को मिलता है। तो जैन गुहा मंदिरों का जो है निर्माण देखने को मिलता है एलोरा के कैलाश मंदिर में। और ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कराया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और ये जो मंदिर दोस्तों किस शैली में बना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? प्रणयम जो है एक मौर्य काल में कर था। कौन सा कर है बताना है। आपातकालीन कर था, विवाह था, भूमिदान था, भूमि कर था। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। प्रणयम क्या था? तो ये आपातकालीन कर था दोस्तों, ये इमरजेंसी टैक्स था। इसके अलावा भी मौर्य काल में जो इम्पोर्टेंट कर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है इसमें बलि कैसा कर है दोस्तों? तो ये राजस्व जो राजस्व कर होता था, जो राजस्व वसूला जाता था उसको बलि कहा जाता था। इसके अलावा एक हिरण्य कर था दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हिरण्य कैसा कर था? तो ये जो है वो नगद रूप में लिया जाने वाला कर था दोस्तों, हिरण्य। थर्ड जो है वो है रज्जू कैसा कर था दोस्तों? तो ये भूमि मापकर जो लिया जाने वाला कर था वो रज्जू था। इसके अलावा एक है विष्टि भी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। तो विष्टि कैसा कर था? तो विष्टि जो था ये बेगार कर था दोस्तों, ये बेगार कर था, या इसको जो है ये एक जबरन लिया जाने वाला बेगार कर था दोस्तों, जो निःशुल्क होता था। इसको आपको जो है मतलब शासक के यहाँ जा करके निःशुल्क में बेगार करना पड़ता था, कार्य करना पड़ता था। इसके अलावा एक कर है दोस्तों विवीत कैसा कर था दोस्तों? तो ये चारागाह कर था, ये जो है ये चारागाह कर था विवीत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो कौन सा जो राष्ट्रकूट शासक है उसने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो प्रतिहार शासक जो नागभट्ट द्वितीय को हराया था उसका नाम है गोविंद तृतीय। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, गोविंद तृतीय है। और ये गोविंद तृतीय कैसा शासक है? तो यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रकूट शासक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? हजार दिनारी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? सॉरी, इसके थोड़ा सा पहले भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ध्रुव जो था ये भी राष्ट्रकूट शासक था और ये त्रिपक्षी संघर्ष से संबंधित शासक था दोस्तों, ये त्रिपक्षी संघर्ष से संबंधित शासक था दोस्तों ध्रुव। और इंद्रतिथि जो था दोस्तों ये पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था। तो ये पहला ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जिसने क्या किया था, कन्नौज पर जो है वो अधिकार किया था, इंद्रतिथि ने दोस्तों। और जो कृष्ण तृतीय था, इसने तकोल्लम का जो युद्ध पढ़ते हैं, इसने तकोल्लम का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। ये तकोल्लम का युद्ध कब हुआ था? तो ये 949 ईस्वी में तकोल्लम का युद्ध हुआ था और इसमें जो है इसने चोलों को हराया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? देखिए हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था मलिक काफूर को। इसका सही जवाब भी हो जाएगा दोस्तों, मलिक काफूर। क्या होता है कि जो अलाउद्दीन रहता है, अलाउद्दीन का जो है सेनापति होता है, उसका नाम होता है नुसरत खां के जो है नेतृत्व में गुजरात पे आक्रमण होता है और वहाँ पे इसको जो है गुलाम मिलता है जिसको ये 1000 दिनार दे करके खरीदता है। तो उसी वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। खरीद के लाने के बाद से ये उसको अलाउद्दीन को गिफ्ट कर देता है, अलाउद्दीन को दे देता है। बाद में अलाउद्दीन जो है ये मलिक काफूर को अपना सैन्य विभाग का जो सेनापति बना देता है, उसका पद होता है मलिक नाइब। ये ध्यान रखिएगा, इसको मलिक नाइब के पद पे बिठा देता है और इसी के नेतृत्व में आगे चल करके जो है अलाउद्दीन ने
कई सारे अभियानों का विजय करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन नहीं था दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ताजुद्दीन यल्तौज हो गया, नासरुद्दीन कुबाचा हो गया, अली मर्दान हो गया दोस्तों, ये तीनों ही जो है वो इल्तुतमिश के क्या थे? प्रतिद्वंदी थे दोस्तों। ये जो है ये इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी थे। परंतु दोस्तों जो मलिक अल्तुनिया है, मलिक अल्तुनिया जो है ये इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए जो मलिक अल्तुनिया था ये क्या था? ये सरहिंद का सूबेदार था दोस्तों, ये सरहिंद का सूबेदार था 1240 में। वहां पे ये क्या करता है? ये रजिया के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ये रजिया के खिलाफ दोस्तों विद्रोह कर देता है और विद्रोह करके जो है ये बहराम शाह के पक्ष में हो जाता है। परंतु विद्रोह करने के बाद भी इसको जो है मनचाहा पद नहीं मिलता है। फिर से वापस जो है रजिया इससे अपना सत्ता हासिल करने के लिए हेल्प मांगती है और इससे विवाह भी करती है। तो भी ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान का विवाह भी जो है वो मलिक अल्तुनिया से होता है। बाद में इसको पकड़ करके जो है हत्या इन लोगों की कर दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो ऋग्वेद के जो सर्वाधिक मंत्र है वो किस देवता को समर्पित हैं? दोस्तों देखिए जो ऋग्वेद है ये हमारा सबसे सर्वप्राचीन वेद है ऋग्वेद, और इसमें टोटल जो है वो 10 मंडल देखने को मिलते हैं। और इसका महत्वपूर्ण मंडल है तीसरा मंडल दोस्तों। तीसरे मंडल में हमें जो है वो गायत्री मंत्र का हमें उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिलता है। और इसका जो है लिखा किसने है गायत्री मंत्र? तो इसके जो लेखक है दोस्तों उनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा दोस्तों ये रचित है गायत्री मंत्र। ये ध्यान रखिएगा, ये ऋग्वेद का जो थर्ड मंडल है यहाँ पे गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। परंतु पूछ रहा है कि सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? जो सर्वाधिक मंत्र उल्लेखित है दोस्तों वो इंद्र के लिए है। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। इंद्र के लिए 250 सूक्त लिखे गए हैं ऋग्वेद में, और ये सबसे महत्वपूर्ण देवता था। ये जो है ये आर्यों का सबसे मतलब प्रसिद्ध देवता था, क्योंकि ये जो देवता था ये युद्ध का देवता माना जाता है दोस्तों। ये युद्ध का देवता माना जाता है। तो युद्ध जो आर्य थे वो युद्ध के द्वारा विजय कर रहे थे, इसलिए वो इंद्र की पूजा करते थे। और इसके लिए जो है 250 सूक्त देखने को मिलते हैं। और इंद्र का और भी नाम हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग पुरंदर कहते हैं। इंद्र का और भी नाम देखने को मिलता है जिसको पुरंदर कहते हैं। दोस्तों ऋग्वेद में जो सेकंड सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो अग्नि था। अग्नि के लिए जो है 200 सूक्त लिखे गए हैं। अग्नि के लिए 200 सूक्त लिखे गए हैं। अग्नि को जो है वो मानव और देवताओं के बीच जो एक संवाद होता था उसका माध्यम माना जाता था, कि जो मनुष्य है वो अपनी अर्चना पूजा जो भी ईश्वर तक पहुंचाना चाहता है उसका एक माध्यम जो था वो अग्नि था। इसलिए अग्नि के ऊपर जो है 200 सूक्त लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। खजाइल उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? देखिए जो खजाइल उल फुतूह नामक पुस्तक है, इस पुस्तक की जो रचना किया है दोस्तों, इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। इसका सही जवाब भी हो जाएगा अमीर खुसरो जो दोस्तों इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक में दोस्तों अलाउद्दीन के शासन काल का ध्यान रखिएगा। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल का वर्णन देखने को मिलता है। अलाउद्दीन के शासन का जो है वर्णन मिलता है, इसके इतिहास की जानकारी मिलती है खजाइल उल फुतूह नामक पुस्तक से। और अमीर खुसरो की पुस्तक है दोस्तों। अमीर खुसरो को कहा जाता है कि इसने जो है 7 सुल्तानों का शासन देखा हुआ है। इसने 7 सुल्तानों का शासन काल देखा हुआ है। तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये अलाउद्दीन से संबंधित पुस्तक है। किसको ने लिखा है? तो ये अमीर खुसरो ने लिखा है। दोस्तों देखिए हसन निजामी की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसकी पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर जो ये हसन निजामी की पुस्तक का नाम है। और मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी जो है दोस्तों वो जो है मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक का नाम है। और जियाउद्दीन की पुस्तक का नाम जो है वो तारीख ए फिरोज शाही जो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित पुस्तक है दोस्तों। या और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है फतवा ए जहांदारी थी। ये जो पुस्तकें हैं दोस्तों वो जियाउद्दीन से संबंधित है, जो कई बार एग्जाम में पूछी हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं है? तो ये दोस्तों नूरजहां जुंटा क्या था? देखिए जो नूरजहां जो थी ये जहांगीर की पत्नी थी। और इन्होंने अपने शासन के अंदर ही एक जैसे शैडो कैबिनेट होता है ऐसे इन्होंने एक कमेटी बना रखी थी, एक गुट बना रखा था। इस गुट में जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे इसको उन्होंने शामिल कर रखा था। और ये गुट जो था दोस्तों ये प्रशासन चलाने के संबंध में विचार देता था। तो ये प्रशासन चलाने के लिए दोस्तों ये जुंटा गुट जो है वो सहयोग करता था। और इसमें जो इनके पिता इत्मादुद्दौला ये भी शामिल थे, इनका भाई आसफ खां ये भी शामिल था। और ये खुर्रम जो है ये शाहजहां के बचपन का नाम है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी सब इसमें शामिल थे, परंतु इसमें महाबत खां शामिल नहीं था दोस्तों। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। महाबत खां जो है इस गुट में शामिल नहीं था।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए अब हम देखेंगे 16-17 के एमसीक्यूज। इसमें दोस्तों 13 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एंशियंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया से मिला करके दोस्तों। तो इसको हम चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता। देखिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया, देखिए आप खुद देख रहे होंगे कि रिपीट हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन आ गया। वैदिक देव मंडल में कौन से देवता का उल्लेख मिलता है। देखिए जो वैदिक देव मंडल है इसमें हमें उल्लेख मिलता है इंद्र का। इंद्र जो था कैसा देवता था, मैंने पीछे डिस्कस किया था, ये युद्ध का देवता था और ये आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता था दोस्तों। ये आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता था। इसके लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया है, इसमें 250 सूक्तों का प्रयोग जो है इंद्र के लिए किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी देखिएगा कि जो हमें बोगज कोई अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख, ये अभिलेख दोस्तों ये विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जिससे हमें ऋग्वैदिक, जो हमें ऋग्वैदिक देवता हैं इनकी जानकारी मिलती है, ऋग्वैदिक देवता की जानकारी मिलती है दोस्तों। ये बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये दोस्तों मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है ऋग्वैदिक बोगज कोई अभिलेख। और इसमें टोटल हमें 4 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। एक इसमें इंद्र है, दूसरे का नाम है इसमें वरुण, तीसरे का नाम है मित्र और चौथे का नाम है दोस्तों नासत्य। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन, महाभारत में कुड़िद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। देखिए जो कुड़िद नरेश जाने जाते थे दोस्तों ये द्विश्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। देखिए दोस्तों मगध 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 मतलब ये जो 16 महाजनपद थे, 16 जो महाजनपद थे दोस्तों, इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध जनपद था। 16 महाजनपदों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो ये जो दीपदान हो गया, इसके अलावा जो ये दीपदान बौद्ध ग्रंथ है, इसके अलावा जो भगवती सूत्र हो गया दोस्तों, ये भगवती सूत्र हो गया जैनों का, इन सभी से हमें जो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इस 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली था वो मगध जनपद था दोस्तों। और मगध में 3 राजवंशों ने जो है शासन किया है। पहला तो यहाँ पे हर्यक वंश ने शासन किया दोस्तों, यहाँ पे हर्यक वंश ने शासन किया है। उसके बाद से शिशुनाग वंश ने यहाँ पे शासन किया है, शिशुनाग वंश ने शासन किया है। और जो थर्ड वंश यहाँ पे शासन किया दोस्तों वो था नंद वंश, नंद वंश ने शासन किया है। और जो नंद वंश का संस्थापक है दोस्तों उसका नाम था महापद्म नंद। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। महापद्म नंद को दोस्तों पुराणों में, इनको ये भी ध्यान रखिएगा, महापद्म नंद को पुराणों में सर्व छत्रांतक कहा गया है। इनको पुराणों में सर्व छत्रांतक कहा गया है दोस्तों, क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। और इन्हें जो है भार्गव, भार्गव का जो है ये अवतार माना जाता है। भार्गव मतलब परशुराम, तो इनको परशुराम का जो है वो अवतार माना जाता है दोस्तों। और इन्होंने एकराट, एकराट की जो है इन्होंने उपाधि ग्रहण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है एकराट की उपाधि धारण किया था। इसका मगध वंश का सबसे जो अंतिम शासक था दोस्तों वो धनानंद था। धनानंद के समय में क्या होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, सिकंदर का आक्रमण जो होता है उस समय मगध का शासक कौन होता है, तो घनानंद होता है। और घनानंद की सत्ता को ही समाप्त करके जो चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति था, जो चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति था, इसी ने जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया दोस्तों, इसी ने जो है मौर्य साम्राज्य की सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक को पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों टोटल जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे दर्शन में कितने दर्शनों को हम लोग पढ़ते हैं, तो हम टोटल जो है वो षट दर्शन को पढ़ते हैं। षट दर्शन यानी हम 6 दर्शन को पढ़ते हैं। ये 6 दर्शन कौन है दोस्तों, तो सबसे जो है सांख्य, सांख्य, सांख्य के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो सांख्य के जो प्रतिपादक हैं वो कपिल हैं। कपिल मुनि जो है वो सांख्य के प्रतिपादक हैं दोस्तों। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो सांख्य हैं ये इसके जो प्रतिपादक हैं वो कपिल हैं दोस्तों। है दूसरा जो है दोस्तों सांख्य के बाद है वो है वैशेषिक, वैशेषिक, वैशेषिक जो है इसके जो संस्थापक हैं वो है कणाद, कणाद जो है वैशेषिक के संस्थापक हैं। थर्ड जो है दोस्तों वो है योग, योग के संस्थापक कौन है, तो योग के संस्थापक महर्षि पतंजलि हैं दोस्तों। और इसके बाद से न्याय, न्याय को देखेंगे दोस्तों, न्याय के संस्थापक कौन है, तो न्याय के जो संस्थापक है वो महर्षि गौतम है दोस्तों। इसके अलावा पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो जैमिनी, जैमिनी जो है वो पूर्व मीमांसा के संस्थापक हैं। और जो लास्ट है दोस्तों वो है वेदांत, वेदांत जो है इसके संस्थापक जो है वो वादरायण हैं। इन्हीं को जो है वो वेद व्यास भी कहा जाता है। ये हमारे 6 दर्शन हैं। तो इसने पूछा है न्याय दर्शन के संस्थापक, तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो गौतम है। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था। दोस्तों उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था, तो इसका नाम था बाड़ाहाट। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, बाड़ाहाट था। बाड़ाहाट को पुराणों में सौम्य काशी भी कहा गया दोस्तों,
इसको जो है वो सौम्य काशी भी कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो जो यूनानी लेखक जस्टिस है, इसने सेंड्रोकोटस से नाम की किसकी पहचान किया है दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया। इसका सही जवाब ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया था? जो नंद वंश था उसको समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? देखिए परमार वंश का जो संस्थापक था वो कनकपाल था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। परमार वंश कहाँ पे मिलता है दोस्तों? परमार वंश जो है ये मालवा के क्षेत्र में मिलता है। मालवा का क्षेत्र कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में मिलता है दोस्तों। और इन्होंने जो है वो 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक शासन किया है दोस्तों परमार वंश ने। और इनका जो महत्वपूर्ण राजा है जिनका नाम देखने को मिलता है वो राजा भोज। राजा भोज इनका जो है महत्वपूर्ण राजा था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो पूर्व मध्यकाल में कौन सा जो है वो शिक्षा का केंद्र नहीं था दोस्तों? तो वो था तक्षशिला। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। तक्षशिला जो है वो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तक्षशिला कहाँ पे है? तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों। ये वर्तमान पाकिस्तान में है। और इसकी जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 700 BC में इसकी स्थापना किया गया था। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण विद्वान थे जैसे पाणिनि की रचना क्या है दोस्तों? तो जो पाणिनि की रचना है वो अष्टाध्यायी, इन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया था। इसके अलावा कौटिल्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र, इन्होंने भी यहाँ पे अध्ययन किया। चंद्रगुप्त जो बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। जीवक जो वैद्य थे, इन्होंने भी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त किया है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण लोग थे उन्होंने तक्षशिला में ही जो शिक्षा प्राप्त किया था। तक्षशिला जो था दोस्तों ये उस टाइम का विश्व का पहला जो था ये विश्वविद्यालय था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो दोस्तों ये जो घोड़े के नाल की आकार की जो मेहराब है ये सर्वप्रथम कहाँ पे प्रयोग में लाया गया था? तो ये अलाई दरवाजा में लाया गया था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कब करवाया था? 1311 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। और ये कहाँ पे है? तो ये कुतुब मीनार के परिसर में है दोस्तों। कुतुब मीनार के परिसर में जो है अलाई दरवाजा है। और यहाँ पे सबसे पहले घोड़े के नाल की आकार का मेहराब जो मेहराब बना था दोस्तों, इसका प्रयोग यहाँ पे किया गया था। देखिए इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो ये दिल्ली में है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में है। और ये एक कक्षी मकबरा है दोस्तों। यहाँ पे जो है वो लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है दोस्तों ये कृत्रिम झील, ये ध्यान रखिएगा, ये एक कृत्रिम झील के अंदर निर्मित मकबरा है दोस्तों। और ये पंचभुजीय मकबरा है इल्तुतमिश का गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ पे हुआ? तो इसका निर्माण जो है दोस्तों दिल्ली में हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है इसका निर्माण। और ये हिंद इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम जो है वो भवन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, वह सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था। देखिए जो टैक्स था, जो भू राजस्व था उसको बढ़ा करके 50% किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा भी अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सैन्य सुधार किए थे दोस्तों। इसने सैन्य सुधार किया था, जैसे इसने क्या किया था कि जो सैनिक होते थे उनका हुलिया लिखता था। तो इसने हुलिया प्रथा का प्रारंभ किया था। घोड़े के लिए इसने जो है दोस्तों दाग प्रथा का प्रारंभ किया। घोड़े को दागना इसने जो है प्रारंभ किया था। इसके अलावा इसने बाजारों में कई सारे जो है बाजार में सुधार किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए महबूब ए इलाही के नाम से शेख निजामुद्दीन औलिया जाने जाते हैं। इसका सही जवाब भी हो जाएगा दोस्तों। ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं इनका विवाह नहीं हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो बदायूं में इनका जन्म हुआ था। बदायूं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और ये चिश्ती घराने से संबंध रखते थे दोस्तों। रखने वाले सूफी संत थे। और इनका जो प्रसिद्ध शिष्य था दोस्तों वो है अमीर खुसरो जो है इनका प्रसिद्ध शिष्य है। इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि किस जो है सूफी संत ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो वो निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। और अमीर खुसरो, इन दोनों ने ही 7 सुल्तानों का काल देखा था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे दोस्तों? इनका दरगाह कहाँ पे? इनका दरगाह जो है वो दिल्ली में निजामुद्दीन में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, लिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शाह फतेहपुर कही जाती है? शाह फतेहपुर कौन सी इमारत कही जाती है दोस्तों? तो शाह फतेहपुर जो है इमारत ये थी जामा मस्जिद। इसका सही जवाब सी हो जाएगा दोस्तों। ये जामा मस्जिद है। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो ये
ये आगरा की एक विशाल मस्जिद है दोस्तों, ये आगरा की एक विशाल मस्जिद है। शाह फतेहपुर क्या है, तो ये एक जामा मस्जिद है। इसका निर्माण कहाँ पे है, तो ये आगरा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका भी निर्माण दोस्तों अकबर ने कराया था अपने गुजरात विजय के बाद। ये भी ध्यान रखिएगा, अपने जो गुजरात जो इसका अभियान था, इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद से उसकी याद में जो है अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया। तो किस सिख गुरु के द्वारा जो है सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और ये जो गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे दोस्तों। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक, गुरु नानक क्या थे, तो गुरु नानक जो है इनका जन्म कब हुआ दोस्तों, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जो पाकिस्तान में है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। ये सिख धर्म के क्या थे, प्रवर्तक थे गुरु नानक देव। देखिए गुरु अर्जुन देव ये भी प्रसिद्ध हैं। ये सिखों के 5वें गुरु थे दोस्तों, ये सिखों के 5वें गुरु थे। और इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराया था। और इसके अलावा जो इनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसका इन्होंने संकलन किया था दोस्तों। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। और गुरु अर्जुन देव को ही जो जहांगीर था, जहांगीर का पुत्र था दोस्तों, जहांगीर के पुत्र का नाम था खुसरो। तो ये खुसरो की मदद करने की वजह से दोस्तों जहांगीर ने क्या किया था, अर्जुन देव को फांसी दे दिया था, इनको मरवा दिया था दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो गुरु तेग बहादुर है दोस्तों, गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे दोस्तों। ये सिखों के 9वें गुरु थे। और इनकी हत्या किसने करवा दिया था, तो औरंगजेब ने जो है, ये जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आ गया 2014-15 के क्वेश्चंस। अब हम 2014-15 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख देखने को मिलता है, तो कौन सा ऐसा वैदिक ग्रंथ है जहाँ पे वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें देखने को मिलता है दोस्तों। इसका हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और यहाँ पे जो पुरुष सूक्त है, 10वां मंडल ही क्या है दोस्तों, 10वां मंडल जिसमें जो 10वां मंडल का जो पुरुष सूक्त है दोस्तों, 10वां मंडल के जो पुरुष सूक्त है, यहाँ पे हमें वर्ण शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन ये जो वर्ण उल्लेख है दोस्तों, ये जाति के संबंध में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जाति के संबंध में नहीं है। ये वर्ण का मतलब है ये इनके व्यवसाय पे आधारित है, ये इनके व्यवसाय पे आधारित वर्ण शब्द है यहाँ पे। और पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम शूद्र का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। शूद्र का उल्लेख भी जो है वो पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से ए बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। विश्व के सभी भागों में, पहला इसमें है कि विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी है, ये विश्व के सभी भागों में नए नए धर्मों का उदय हो रहा था। उसमें भारत में भी 2 नए धर्मों का उदय हुआ था, वो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोस्तों। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन 2 महान धर्मों का उदय भी जो है वो 6ठी पूर्व शताब्दी ईसा में हुआ था। और ये इनका जो उदय का कारण था दोस्तों, वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो वैदिक धर्म था वो बहुत जटिल हो चुका था। वैदिक धर्म की जटिलता की वजह से इन नए धर्मों का प्रचार हुआ, जिससे जो आम लोग हैं वो भी, उनको भी धर्म में प्रवेश मिल सके। वो भी आम लोगों की जो भाषा थी प्राकृत भाषा में ही, इसलिए इन जो नए धर्म थे इनका जो है वो, इन नए धर्मों का जो भी प्रचार प्रसार किया गया दोस्तों, वो जो प्राकृत भाषा थी, ये आम बोलचाल की भाषा थी, इसमें जो है इनका प्रचार प्रसार किया गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। ए और बी दोनों क्या है, सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। तो भागवत धर्म का जो हमें सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है वो है दोस्तों बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ये भागवत धर्म का यहाँ पे सर्वप्रथम जो है हमें अभिलेखी साक्ष्य देखने को मिलता है। ये जो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो हेलियोडोरस ने करवाया था। इसका निर्माण हेलियोडोरस ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 110 ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और ये जो हेलियोडोरस था दोस्तों, ये इंडो ग्रीक राजा जो इंडियासिडस था उसका ये राजदूत था।
और ये भारत में शुंग राजा, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में शुंग जो राजा थे उनका नाम था भगभद्र। तो ये भगभद्र के दरबार में दोस्तों राजदूत बन करके आया था और इसी ने जो है भागवत धर्म को स्वीकार किया और बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है इससे हमें साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो का किस हिंद यवन शासक पर प्रभाव डाला है। दोस्तों ये जो मिलिंद पन्हो है, पहली चीज तो ये किस भाषा में है दोस्तों। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, हमने इसको पीछे भी डिस्कस किया था, जिसमें कृषि के 8 साक्ष्यों का 8 प्रकार की कृषि का हमें वर्णन देखने को मिलता है। और ये जो मिलिंद पन्हो है दोस्तों, ये पाली भाषा का ग्रंथ है, ये पाली भाषा का ग्रंथ है। और इसमें जो बौद्ध भिक्षु नागसेन हैं और जो यूनानी शासक मिनांडर है, इनके बीच जो है जो संवाद होता है, इसका संकलन यहाँ पे किया गया है मिलिंद पन्हो में। तो किस हिंद यवन शासक का, तो मिनांडर का। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। तो जो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था दोस्तों, उसका क्या कारण नहीं था ये पूछ रहा है। देखिए गुप्तों के समय में ही क्या होता है, गुप्त के समय में ही जो है भूड़ आक्रमण होता है, इनका प्रशासन का जो सामंती ढांचा है गुप्तों के समय में ही सबसे ज्यादा अधिक विस्तार होता है सामंती ढांचे का। और जो उत्तरवर्ती गुप्त काल में जो गुप्त होते हैं वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। परंतु इनके समय में दोस्तों अरब आक्रमण नहीं हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा कि अरब आक्रमण का संबंध गुप्तों से संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अरब आक्रमण हुआ था दोस्तों, अरब आक्रमण कब हुआ था, तो ये 712 ईस्वी में हुआ था। पहला अरब आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसका जो है प्रथम जो है आक्रमण किया था। तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। तो दिल्ली सल्तनत में जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का, जब दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है, दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल होता है दोस्तों वो 1206 से लेकर के दोस्तों वो 1526 तक का टाइम पीरियड होता है। 1526 में यहाँ क्या होता है, बाबर आता है और मुगल वंश का स्थापना कर देता है दोस्तों, मुगल वंश की जो है वो स्थापना करता है बाबर आकर के। तो कह रहा है कि उसके बाद के जो शासक आए हैं उन्होंने सबसे पहले किसने जो है वो स्वर्ण सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो जो स्वर्ण सिक्के चलाए थे दोस्तों वो अकबर ने चलाया था, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अकबर ने चलाया था। अकबर ने सोने का सिक्का चलाया था, कब चलाया था, तो जब 1579 में जब एक नया धार्मिक विचार आता है इसका, जिसका नाम है दीन ए इलाही जो अकबर का नया धर्म था, इसके प्रचलन में, इसके याद में इसने जो है इलाही नामक सोने के सिक्के का प्रचलन किया था दोस्तों, इलाही नामक सोने के सिक्के को चलाया था। और इसके सोने को जो इसका सबसे बड़ा सोने का सिक्का था अकबर का, उसको संसब कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, संसब इसका जो है सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों में उनसे संबंधित शासकों से सुमिलित करके नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। दोहरा गुम्मद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, देखिए दोहरा गुम्मद का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने, दोहरा गुम्मद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था दोस्तों, तो ये दोहरा गुम्मद कहाँ पे है, तो दिल्ली में जो है ये करवाया था इसका निर्माण। और ये सिकंदर लोदी का क्या है, मकबरा है दोस्तों। अष्टभुजी मकबरा जो है वो शेर शाह का है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों, ये बिहार के सासाराम में है, ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार के जो है वो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है दोस्तों, और ये अष्टभुजी मकबरा है। सत्य मेहराबी मकबरा जो है ये बलबन का मकबरा है दोस्तों, और ये कहाँ पे है, तो ये भी महरौली न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और ये प्रथम मकबरा है जिसमें भारतीय इस्लामिक पद्धति का प्रयोग करके मेहराब बनाया गया है। जो सत्य मेहराबी मकबरा है दोस्तों, इसमें पहली बार जो है वो भारतीय इस्लामी पद्धति का प्रयोग करके मेहराब बनाया गया है। गोल गुम्मद जो है ये आदिल शाह का मकबरा है, ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये बीजापुर में है, ये कहाँ पे है, तो ये बीजापुर में है। इस प्रकार हम देखेंगे इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसका जो मैच होगा दोस्तों वो 4 1 3 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, कौन सा स्मारक जो है दोस्तों वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि फतेहपुर सीकरी में कुछ महलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें स्वर्ण महल भी है, पंचमहल है, जोधाबाई का महल है। परंतु ये जो फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत नहीं आता है वो आता है दोस्तों अकबरी महल इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। अकबरी महल कहाँ पे है दोस्तों, तो अकबरी महल जो है दोस्तों वो आगरा में स्थित है, अकबरी महल आगरा में स्थित है। और ये जो स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल, ये सभी महलों का जो निर्माण है ये कहाँ पे हुआ है, फतेहपुर सीकरी में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों
2009-10 के क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। तो 2009-10 के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे भी टोटल जो है वो 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया से संबंधित। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के निकट, कहाँ पे, अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वो किस काल की हैं। तो ये जो अल्मोड़ा के पास जो लखू ओडियार है, यहाँ पे एक लाल रंग की उकेरी गई मानव आकृति मिली है और ये किस काल की है, पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मानव आकृति मिली है ये पाषाण काल की है। ये किस काल की है दोस्तों, तो ये पाषाण काल की है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, ये पाषाण काल की है। और ये जो लखू ओडियार है दोस्तों, ये जो है ये कुमाऊं मंडल, ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो कहाँ पे जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, तो ये मिलता है बुर्जहोम से। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, बुर्जहोम से मिलता है। बुर्जहोम कहाँ पे, ये नौपाषाणिक स्थल है। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि ये नौपाषाणिक स्थल है बुर्जहोम। और ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के तट पे है दोस्तों, तो ये झेलम नदी के तट पे है। ये जो है ये झेलम नदी के तट पे है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थल और भी है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है गुफकराल। गुफकराल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुत्ते को जो है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें गर्तावास का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। गर्तावास जो नीचे गड्ढा बनाकर अपना घर बनाते थे तो उसको गर्तावास कहा जाता था। यहाँ पे गर्तावास का भी साक्ष्य मिलता है दोस्तों। कुलडी हवा, कुलडी हवा कहाँ पे है, ये इलाहाबाद, ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। और यहाँ से जो है वो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे दोस्तों प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, कोल्डी हवा से। चौपानी मांडो, चौपानी और मांडो ये कहाँ पे है, तो दोनों ये भी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। और ये मध्य व नवपाषाण काल के स्थल हैं, यहाँ से उन चीजों के जो है साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन, लोथल कहाँ है। लोथल कहाँ है, तो लोथल कैसा है दोस्तों, ये एक हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल है लोथल। और ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ये गुजरात में है। और ये किस नदी के तट पे है दोस्तों, तो ये गुजरात में जो है ये भोगवा नदी, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से लोथल से हमें क्या मिला है, तो यहाँ से धान और बाजरे का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। धान और बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो लोथल से मिलता है। इसके अलावा यहाँ से घोड़े की, यहाँ से जो है दोस्तों घोड़े की लघुमृण मूर्तियां मिलती हैं। घोड़े की छोटी छोटी जो है वो मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ से 3 युगल समाधियां मिलती हैं, 3 युगल समाधियां मिलती हैं, कहाँ से, लोथल से। लोथल क्या था, लोथल जो है वो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें व्यापार का साक्ष्य यहीं से मिलता है, व्यापार का साक्ष्य मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और भी देशों की मुहरें प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ लोथल एक प्रसिद्ध गोदीवाड़ा क्षेत्र था दोस्तों, ये गोदीवाड़ा क्षेत्र था, जिससे पता चलता है कि इनका व्यापार जो है वो अन्य देशों के साथ होता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों, तो सबसे प्राचीन पता ही है आपको ऋग्वेद है। देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है। इसमें टोटल कितने मंडल हैं, तो इसमें टोटल जो है वो 10 मंडल हैं। कितने सूत्र हैं दोस्तों, तो इसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें जो सर्वाधिक सूत्र है किसके लिए लिखे गए हैं, इंद्र के लिए लिखे गए हैं। कितने, 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है। उसके बाद से सेकंड जो लिखा गया है वो अग्नि के लिए लिखे गए हैं। अग्नि के लिए 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। ऋग मंडल के ही तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना किसने किया है, इसकी रचना जो है दोस्तों वो विश्वामित्र ने किया है। विश्वामित्र के द्वारा ये रचित ग्रंथ है, रचित मंत्र है गायत्री मंत्र। और ये सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों। ये सूर्य देवता का जो सावित्री देवी हैं उनको ये समर्पित है ये मंत्र दोस्तों। इसके अलावा जो सेकंड है हमारा वेद वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो सेकंड है। और यहाँ से हमें जो है यज्ञवेदी, जो यज्ञवेदी होती है इसका साक्ष्य मिलता है। और थर्ड जो वेद है दोस्तों वो है सामवेद। सामवेद क्या है, ये यहाँ से जो भारतीय गायन शैली का जो जनक माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है। और चौथा जो वेद है दोस्तों वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद को यहाँ पे अंधविश्वास और जादू टोना का साक्ष्य जो मिलता है दोस्तों वो अथर्ववेद से मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में सर्वाधिक जो शिक्षा ग्रहण करने का प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों कौन सा था, तो वो था तक्षशिला। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, तक्षशिला था। तक्षशिला कहाँ पे है, ये भी हमने भी पीछे डिस्कस किया है, ये पाकिस्तान में है। और ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना कब हुआ था, 700 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुआ था। यहाँ से जैसे पाणिनि हो गए, इसके अलावा कौटिल्य हो गए,
चंद्रगुप्त हो गया, जीवक हो गया, इन सभी लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष किसके समकालीन थे दोस्तों? तो अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के दरबार में थे। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, ये कनिष्क के दरबार में थे अश्वघोष। और अश्वघोष इसलिए भी प्रसिद्ध हैं, क्यों? क्योंकि जो चतुर्थ है, जो फोर्थ बौद्ध संगीति होती है दोस्तों, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, इसका आयोजन जो है वो कनिष्क के दरबार में किया जाता है। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में जो है दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे जो अध्यक्षता करते हैं वो वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अश्वघोष जो हैं वो यहाँ पे उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों। अश्वघोष क्या होते हैं? वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष होते हैं। इनके 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है बुद्ध चरित, ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध चरित। और दूसरा है दोस्तों सौंदरानंद। ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अश्वघोष के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं। देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य हैं। भास्कराचार्य क्या थे? तो ये गणितज्ञ थे। पहला ही क्वेश्चन था ना, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये जो है वो गणितज्ञ थे भास्कराचार्य। और दोस्तों इन्होंने जो है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिससे सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं। एक का नाम है लीलावती, दूसरे का नाम है बीज गणित, तीसरे का नाम है जो ग्रह गणित, और जो चौथे का नाम है दोस्तों वो है गोला। इसमें जो लीलावती है इसकी रचना फारसी भाषा में, इसका जो अनुवाद है दोस्तों, इसका जो अनुवाद है फारसी भाषा में किसने किया है? तो इसका जो अनुवाद फारसी भाषा में किया है वो फैजी ने किया है मुगल के समय में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा कहाँ पे है? ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है दोस्तों? ब्लैक पैगोडा जो है ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत विशाल रथ है, एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। और ये ब्लैक कलर का होने की वजह से इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों वो 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका जो निर्माण करवाया है दोस्तों वो नरसिंह देव वर्मन ने इसका निर्माण करवाया है दोस्तों। इसका जो निर्माण है नरसिंह देव वर्मन ने जो है इसका निर्माण करवाया है। और 1984 में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है उसमें इसको घोषित किया गया है। तो यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 1984 से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय पुरातत्व पुस्तक का 15 भारतीय एवं 4 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो कौन सी वो प्राचीन पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 4 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो वह है दोस्तों पंचतंत्र। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, पंचतंत्र का हुआ है। पंचतंत्र की पुस्तक कब लिखी गई थी दोस्तों? ये गुप्त काल में ये पुस्तक लिखी गई थी। किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था दोस्तों। विष्णु शर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों। इसका जो है 15 भारतीय और 4 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि ये जो पंचतंत्र पुस्तक है इसका अरबी जो अनुवाद है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका जो अरबी में अनुवाद हुआ है वो कलिलाह व दिमना नाम से किया गया है। कलिलाह व दिमना नाम से अरबी में अनुवाद हुआ है। और फारसी भाषा में किस नाम से हुआ है? तो फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ दोस्तों वो अरवन ए सोहेली, ये ध्यान रखिएगा, अनवर ए सोहेली, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। अनवर ए सोहेली नाम से किया गया है। और फारसी में इसका अनुवाद किसने किया है? तो अबुल फजल ने किया है दोस्तों। अबुल फजल ने जो है इसका अनुवाद किया है। पंचतंत्र कितने भागों में है दोस्तों? ये जो पुस्तक है ये 5 प्रकरणों में है। ये 5 प्रकरणों में विभाजित है ये पुस्तक, जो कि जीवन व्यवहार के संबंध में उपदेश कहानियां इसमें संग्रहित की हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? कौन सा राजवंश है जिसने उत्तर भारत पे शासन नहीं किया था? देखिए नाम से ही लग रहा होगा, यहाँ पे दिया है चालुक्य, गुप्त, राजपूत, मौर्य। तो उत्तर भारत पे किसने शासन नहीं किया है? उत्तर भारत पर चालुक्यों ने शासन नहीं किया, इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चालुक्य जो है ये दक्षिण भारत पे इन्होंने शासन किया था। दक्षिण भारत में कर्नाटक और पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है उस एरिया पे इन्होंने शासन किया है। चालुक्यों की जो राजधानी थी, इनकी राजधानी भी पूछा जाता है, इनकी राजधानी क्या थी? वातापी थी। इसलिए चालुक्य जो है वातापी के चालुक्य से भी नाम से भी आता है। और ये 7वीं शताब्दी में इन्होंने जो है शासन किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाता है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध है। तो ये जो
गुफा मंदिर है एलिफेंटा का, इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो राष्ट्रकूटों से है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इसका संबंध राष्ट्रकूटों से है दोस्तों। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। और ये जो एलिफेंटा गुफा मंदिर है ये दोस्तों मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये मुख्यतः जो है दोस्तों ये शैव धर्म से संबंधित यहाँ पे जो है वो गुफा चित्र को देखने को मिलता है। यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है दोस्तों वो है त्रिमूर्ति सदाशिव की। त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है दोस्तों, जो किसकी मूर्ति है? तो ये शिव की मूर्ति है। इसके अलावा नटराज शिव की मूर्ति ये भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे शिव का जो है एक योगेश्वर, ये सभी जो मूर्तियां हैं ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं दोस्तों? तो ये सभी देखने को मिलती हैं एलिफेंटा की गुफाओं में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम प्रसिद्ध इतिहासकार कौन सा था ये बताना है। देखिए जो महमूद गजनी है दोस्तों, इसने 1001 से लेके 1027 तक भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? इसने 17 बार आक्रमण किया था। इसका प्रसिद्ध आक्रमण है कि इसने सोमनाथ को कब लूटा था। सोमनाथ का जो मंदिर है इसको इसने कब लूटा था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सोमनाथ का मंदिर 1025 में इसने जो है लूटा था सोमनाथ के मंदिर को। और इसके साथ भारत आने वाला जो प्रसिद्ध इतिहासकार था उसका नाम था अल बरूनी। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, अल बरूनी इसके साथ आया था। अल बरूनी जो है ये इनकी जो पुस्तक है दोस्तों, इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद इनकी बुक का नाम ही है। इसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है दोस्तों। इससे जो है भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों किताबुल हिंद से। और देखिए जो इब्न बतूता है दोस्तों, इब्न बतूता ये कब आया था? तो ये मोरक्को वासी था। ये मोरक्को का रहने वाला था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों इसको जो है दिल्ली का काजी भी बनाया था। इसको दिल्ली का काजी बनाया था और राजदूत बना करके चीन भी भेजा था इसको। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता को। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है दोस्तों रेहला नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था दोस्तों? तो खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था, पहली चीज तो ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था दोस्तों। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का क्या होता है? बाबर इसमें विजयी होता है। और बाबर यहाँ पे विजयी होने के बाद से दोस्तों यहीं पे जो है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। तो गाजी की उपाधि बाबर कब धारण करता है? तो ये खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, इसके बाद से जो है बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। तो ये खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1576 ईस्वी में। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। इसका सही जवाब 1576, 18 जून, कभी कभी इसका डेट भी पूछ दिया जाता है। तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये अकबर, ये ध्यान रखिएगा, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था दोस्तों। महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था दोस्तों। और इसमें जो महाराणा प्रताप थे इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था और ये अरावली की पहाड़ियों में भाग करके इन्होंने शरण लिया था। उस समय एक जनजाति थी जो इनका सहायता किया था, उस जनजाति को भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा भील जनजाति के द्वारा जो है महाराणा प्रताप की सहायता किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे यूपी पीसीएस हो गया, देखिए उत्तराखंड पीसीएस हो गया, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हुमायूं नामा जो है ये इसकी रचना किसने किया है? इसकी रचना जो किया है दोस्तों ये गुलबदन बेगम ने किया है। इसका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ये बाबर की पुत्री थी दोस्तों, ये बाबर की पुत्री थी और अकबर के कहने पे ही इसने जो है ये हुमायूं नामा की रचना करती है। किस भाषा में करती है दोस्तों? तो ये फारसी भाषा में जो है इसकी रचना करती है गुलबदन बेगम। और इसी से जो है बाबर से लेकर के जो अकबर के समय की जो जानकारी हमें मिलती है वो गुलबदन बेगम का जो हुमायूं नामा है इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6-7 के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों नर्मदा घाटी में। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी में मिलता है। नर्मदा घाटी में कहाँ पे दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिले में जो नर्मदा तट है वहाँ पे हथनोरा नामक स्थान पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये हथनोरा नामक
स्थल से जो है वहाँ से हमें क्या मिला है, तो यहाँ से मानव की खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी मिली है दोस्तों, मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं। माना जाता है कि जो मानव था दोस्तों ये होमो इरेक्टस मानव था, होमो इरेक्टस मानव था दोस्तों। होमो इरेक्टस ही पहला मानव था जो सीधा खड़ा होकर के चला था। और ये हथनोरा की खोज किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसकी खोज किसने किया था दोस्तों, तो इसकी खोज जो किया था वो अरुण सोनकिया ने किया था, अरुण सोनकिया के द्वारा दोस्तों इसकी खोज किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड नंबर। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, कितनी बार हमने पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, विश्वामित्र ने किया है। कहाँ पे किया है, ये ऋग्वेद में किया है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया है, तो ऋग्वेद के दोस्तों 3rd मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। और टोटल कितने ऋग्वेद में मंडल, टोटल 10 मंडल हैं। और ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य को समर्पित है। सूर्य में किसको, तो ये देवी सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है, देवी लक्ष्मी की आकृति किस शासक के सिक्कों पे देखने को मिलती है दोस्तों, तो ये मोहम्मद गोरी पे मिलती है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। देखिए मोहम्मद गोरी का भारत में जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, ध्यान रखिएगा, तराइन का युद्ध का 2 तराइन का युद्ध हुआ था। एक तो 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था। 1100 ये दोनों जो युद्ध हुए थे दोस्तों ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था दोस्तों। ये पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसमें 1192 में जो है मोहम्मद गोरी युद्ध जीत जाता है। और उसके बाद से जो सिक्कों का प्रचलन होता है, जो पहले से ही उस पर जो देवी लक्ष्मी के चित्र बने हुए थे उसको चेंज नहीं करता है। इसलिए पूछा जाता है कि मुस्लिम शासक जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तो वह है मोहम्मद गोरी। देखिए दोस्तों अकबर ने जो सिक्का जारी किया था, अकबर के सिक्कों पर सियाराम की आकृति मिलती है देखने को। अकबर के सिक्कों पर दोस्तों सियाराम की आकृति का अंकन मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा ही था। इसने क्या किया था, टैक्स को बढ़ा करके 50% इसने टैक्स को बढ़ा दिया था। इसके अलावा इसने जो हुलिया प्रथा का प्रारंभ किया था, सैनिकों की हुलिया लिखना, घोड़े की जो दाग प्रथा का प्रारंभ किया था, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 2004-5 की क्वेश्चन। 2004-5 के क्वेश्चन है, इसमें है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जो जयते शब्द है दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख सत्यमेव जयते जो शब्द है दोस्तों इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। देखिए दोस्तों ये जो सत्यमेव जयते है ये पूछा है कि किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है कि सत्य की विजय होगी। सत्य की क्या होती है, सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य की सदैव जो है वो विजय होती है दोस्तों। जो भारत का राजकीय चिन्ह है, भारत का जो राजकीय चिन्ह है जिसको कब अपनाया गया था, इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसमें क्या है, जो अशोक का सारनाथ स्थित स्तंभ है, जो अशोक का जो सारनाथ स्थित जो स्तंभ है जिसपे उसके शीर्ष पे क्या है, 4 सिंह बने हुए हैं जो चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। उसी के नीचे फलक पर जो है सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। इसमें देखिए ईशो उपनिषद से क्या लिया गया है, ईशो उपनिषद से जो दोस्तों वो निष्काम कर्म का सिद्धांत है दोस्तों, ये लिया गया है ईशो उपनिषद से। कठोपनिषद से क्या लिया गया दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता की जो कहानी, जो इनके बीच का जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या मिलता है दोस्तों, तो जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है, गार्गी का, ये कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, याज्ञवल्क्य और गार्गी इनका संवाद जो है वो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन। स्यादवाद का सिद्धांत है, स्यादवाद का सिद्धांत किससे है दोस्तों, तो स्यादवाद का सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ये जैन धर्म की ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है स्यादवाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन थर्ड नंबर। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कौन सा भारतीय भिक्षुक था जो चीन गया था, तो वो था नागार्जुन। इसका सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, नागार्जुन थे। नागार्जुन का हमने देखा अभी, इनका जो नागार्जुन का जो मीनांडर के साथ संवाद हुआ है जिसको मिलिंद पन्हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मिलिंद पन्हो कहा जाता है। ये किस भाषा में दोस्तों, तो ये पाली भाषा में लिखित ग्रंथ है। और नागार्जुन जो थे ये कनिष्क के दरबार में थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कनिष्क के दरबार में थे। और इन्होंने जो है वो शून्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। दोस्तों। इस वजह से नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है।
इनको जो है भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है दोस्तों, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है किसको, नागार्जुन को। देखिए यहाँ पे अश्वघोष भी इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष और वसुमित्र। क्या होता है कि कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन होता है, कहाँ पे, तो ये कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन होता है। कब होता है, तो प्रथम ईस्वी में इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। इसमें जो वसुमित्र होते हैं ये अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वसुमित्र क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। अश्वघोष जो होते हैं दोस्तों वो उपाध्यक्ष होते हैं। और इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एक का नाम है बुद्ध चरित, एक का नाम है बुद्ध चरित, और दूसरे का नाम है दोस्तों सौंदरानंद, दूसरे का नाम है सौंदरानंद। ये इनके दो ग्रंथ हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में संबंध था। तो अमीर खुसरो का संबंध किससे था दोस्तों, तो अभी हमने पीछे देखा था अमीर खुसरो जो है ये 7 सुल्तानों का इसने शासनकाल देखा था दोस्तों। इसने किसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। 7 सुल्तान कौन कौन दोस्तों, तो इसने बलबन का देखा था, बलबन का देखा था, मोहम्मद का देखा था, इसके अलावा इसने कैकूबाद का देखा था, कैकूबाद का इसने देखा था दोस्तों। इसके अलावा इसने जो है जलालुद्दीन खिलजी का देखा था, तो जलालुद्दीन खिलजी का इसने देखा था, जलालुद्दीन खिलजी का देखा था। इसके अलावा इसने अलाउद्दीन खिलजी का देखा था, अलाउद्दीन खिलजी का देखा था। और इसका जो बेटा था मुबारक शाह खिलजी, जिसने ये मुबारक शाह खिलजी के साथ भी रहा है। उसके बाद से ये गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये टोटल जो है इसे 7 सुल्तानों का इसने शासनकाल देखा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके दरबार से संबंध था, तो यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन है दोस्तों इसमें देखने को मिल रहा है गयासुद्दीन बलबन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है ये किसका शिष्य था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये निजामुद्दीन जो औलिया थे इनका शिष्य था दोस्तों ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया है। तो विजयनगर जो राज्य है इसकी स्थापना किसने किया है, तो इसकी स्थापना किया दोस्तों हरिहर और बुक्का ने। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इनके पिता का नाम होता है संगम, इनके पिता का नाम होता है संगम, और इन्हीं के नाम पे इस वंश का नाम रखते हैं संगम वंश। संगम वंश जो है इस वंश का नाम रखते हैं। और जो राजधानी बनाते हैं दोस्तों ये अपनी, तो राजधानी बनाते हैं हम्पी। हम्पी कहाँ पे, वर्तमान में कर्नाटक में। तो इनकी राजधानी होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 2002-3 के क्वेश्चन है। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था। देखिए बौद्ध संघ का जो स्थापना किया था किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था दोस्तों। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जो है वो जन्म कब हुआ था दोस्तों। इनका जो जन्म है वो 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में जो दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था। और इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसको जो है वो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों इनके गृह त्याग को। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया था, तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद से इन्होंने सारनाथ में जो है दोस्तों 5 बौद्ध जो ब्राह्मण थे, उन 5 जो सन्यासी थे उनको जो है ये उपदेश देते हैं और वहीं पे अपने बौद्ध संघ का स्थापना करते हैं। तो जो ये उपदेश देते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, महात्मा बुद्ध की इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण जो है इनकी मृत्यु को कहा जाता है। मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनारा में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्होंने जो अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, तो ये दिया था इन्होंने श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने अपना जो है सर्वाधिक उपदेश दिया था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है कि इन्होंने अपनी जो मृत्यु होगी उसके उपरांत इन्होंने किसको जो है बौद्ध संघ का नेतृत्व दिया था, तो इसमें इन्होंने किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आनंद जो थे, आनंद और उपाली इनके जो प्रिय ये शिष्य थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 2nd नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो डाक व्यवस्था का जो विस्तृत जो विवरण देखने को मिलता है दोस्तों वो इब्न बतूता से मिलता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका सही जवाब सी हो जाएगा दोस्तों, इब्न बतूता से मिलता है। और इब्न बतूता दोस्तों ये किसके दरबार में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मोरक्को यात्री था दोस्तों, ये मोरक्को का रहने वाला था जो भारत में यात्रा के लिए आया था। और इसने अपनी यात्रा जो वृतांत लिखा है वो रेहला नामक पुस्तक में लिखा है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी रेहला पुस्तक से जो है भारत की डाक व्यवस्था का पता चलता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको काजी नियुक्त करता है, कहाँ का, तो इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है।
और इसको दूध बना करके भेजता है चीन। तो ये चीन में जो है वो दूध बन करके भी जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? देखिए अमीर खुसरो से कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अमीर खुसरो का भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये 7 सुल्तानों का उन्होंने शासन देखा था। तो इसमें जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और अमीर खुसरो को क्या हिंद का तोता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित यहाँ पे जो है 4 जो बाहरी आक्रमण हुए थे इसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है और सही उत्तर बताना है। तो देखिए जो 4 बाहरी आक्रमण हुए थे, सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था दोस्तों? तो जो सबसे पहले आक्रमण हुआ था वो चंगेज खान का आक्रमण हुआ था दोस्तों। सबसे पहले चंगेज खान ने आक्रमण किया था। कब किया था? तो ये इल्तुतमिश के समय में किया था दोस्तों। ये इल्तुतमिश के टाइम में किया था। और जो सेकंड आक्रमण हुआ था दोस्तों वो तैमूर का हुआ था। तैमूर ने कब किया था? तो 1398 में किया था। और ये नासिरुद्दीन महमूद के समय में किया था दोस्तों। ये नासिरुद्दीन महमूद के समय में दोस्तों इसने आक्रमण किया था। और जो 3rd आक्रमण हुआ था वो नादिर शाह का था दोस्तों। नादिर शाह ने आक्रमण किया था। कब? 1739 में। और ये कब किया था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इसने जो है आक्रमण किया था। 4th जो था दोस्तों वो है अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था ये मराठाओं के समय में हुआ था, जिसको पानीपत का तृतीय युद्ध भी कहा जाता है 1761 में। तो ये मराठों के समय में जो है आक्रमण हुआ था। तो इसको हम क्रम से लगा लेके देख लेंगे दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? देखिए जो बहमनी राज्य है इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना किया था वो अलाउद्दीन हसन शाह ने किया था। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। इसको अलाउद्दीन हसन शाह या अलाउद्दीन बहमन शाह कहा जाता है या हसन गंगू भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हसन गंगू या इसी का नाम मिलता है अलाउद्दीन बहमन शाह। दोस्तों ये एक तुर्क अफगान था। इसने जो है 1347 में जो है बहमनी राज्य की स्थापना किया था। और बहमनी राज्य का जो प्रतिद्वंदी राज्य था दोस्तों, जो इसका प्रतिद्वंदी राज्य था वो कौन सा था? तो वो था विजयनगर जो है इसका प्रतिद्वंदी राज्य था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये जो सायण थे ये वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार थे। और ये किस काल में थे दोस्तों? तो ये विजयनगर साम्राज्य में थे। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ये विजयनगर साम्राज्य के थे दोस्तों। और ये विजयनगर साम्राज्य में 24 वर्षों तक वहाँ पे सेनापति और अमात्य रहे दोस्तों। ये वहाँ पे 24 वर्षों तक क्या थे? सेनापति व अमात्य का कार्य इन्होंने किया था। और ये वेदों के सर्वमान्य भाष्यकर्ता थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? दोस्तों आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था गुरु अर्जुन देव ने। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने इसको संग्रहित किया था दोस्तों। गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। और इनको जो जहांगीर का पुत्र जो खुसरो था दोस्तों, खुसरो की मदद करने की वजह से इनको जहांगीर ने क्या किया था दोस्तों? फांसी दे दिया था। जहांगीर ने इनको फांसी दे दिया था, मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा दोस्तों। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना, जिसमें क्या होता है मराठों की बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है दोस्तों। मराठे बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। देखिए पानीपत का टोटल जो है दोस्तों वो 3 युद्ध हुआ है। पहला जो युद्ध हुआ था दोस्तों, पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ है ये यहाँ पे देख लेते हैं। जो पानीपत का टोटल जो युद्ध हुआ है दोस्तों, पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ है। पहला जो हुआ है वो 1526 में हुआ है। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है दोस्तों। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है और जिसमें जो है बाबर इसमें विजयी रहता है। द्वितीय युद्ध जो हुआ है दोस्तों वो 1556 में हुआ है। 1556 में हुआ है और ये हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हेमू भी कहा जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हेमू कहा जाता है, और अकबर के बीच हुआ है दोस्तों। ये अकबर के बीच हुआ है। और थर्ड जो है वो हमने देख ही लिया 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कुछ जो है राजवंश दिए हुए हैं और वो राजवंश कहाँ पे थे उनका नाम दिया हुआ है। तो देखिए जो आदिल शाही राजवंश था, आदिल शाही राजवंश कहाँ पे था दोस्तों? तो ये बीजापुर में था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो यूसुफ, ये भी ध्यान रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह ने किया था दोस्तों। यूसुफ आदिल शाह ने इसकी जो है वो स्थापना किया था। और कब था? तो ये 1489 में किया था।
कुतुबशाही राजवंश, कुतुबशाही राजवंश कहाँ पे दोस्तों, ये गोलकुंडा में था और इसकी स्थापना किसने किया था, कुली कुतुब शाह ने किया था। कुली कुतुब शाह ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। थर्ड है निजाम शाही राजवंश। निजाम शाही जो राजवंश है ये कहाँ पे था दोस्तों, ये हैदराबाद के अहमदनगर में था। ये हैदराबाद के अहमदनगर में था दोस्तों। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो मलिक अहमद ने किया था। ये देखिएगा मलिक अहमद ने जो है इसकी स्थापना किया था। और जो सरकी शाही है ये कहाँ पे था, तो ये जौनपुर में था और इसकी स्थापना किसने किया था, तो मलिक सरवर ने किया था। मलिक सरवर ने जो है इसकी स्थापना किया था, कब, 1397 में किया था। इस प्रकार इसका जो सही मैच होगा दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा। तो इसका जो सही जवाब नीचे दिया हो नहीं, इसका आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे करेक्टली मैच कर दिया है। तो ये अब तक के पूछे गए सारे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के प्रश्न थे, जिस पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम आधुनिक भारत के प्रश्नों की भी एक सीरीज पूरी लेकर के आएंगे, एक ही वीडियो में आपका कवर कराएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।